हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे और साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। हम आज यूपी TSSC पेड एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करवाने वाले हैं आपको, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है, तो इसलिए आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे हमारे इस सेशन में। कहते हैं दोस्तों कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, एक नए उत्साह के साथ हम अपने प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ते हुए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा कहाँ से मिलता है, बताएंगे। रोपड़ से, लोथल से, बालाकोट से या फिर सुरकोतदा से। तो गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। तो अगर बात की जाएगी गोदीवाड़ा, तो ये जो है ये कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है दोस्तों। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है गोदीवाड़ा। अगर बात करी जाएगी लोथल की, तो लोथल यह स्थल कहाँ पड़ता है, यह स्थल गुजरात भारत में, भारत के गुजरात में है लोथल। ध्यान रखेंगे, भारत के गुजरात में लोथल है। और इसकी खोज किसने की, लोथल स्थल की खोज किसने की, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो लोथल की खोज SR राव ने की। किसने की, SR राव ने की। सभी पॉइंट अति महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग किसी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। गोदीवाड़ा को हम क्या कहते हैं, गोदीवाड़ा को और किस नाम से जानते हैं, गोदीवाड़ा को और किस नाम से जानते हैं, यह भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे डॉक यार्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, डॉक यार्ड के नाम से जानते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, डॉक यार्ड के नाम से जानते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्जाम को लेकर। तो फटाफट से आप लोग हमारे आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ में शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था, बताएंगे। वैदिक काल में चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आपके ऑप्शन है परुसड़ी, वितस्ता, अस्किनी या फिर सतुद्री। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। एक बार लाइक करेंगे और साथ में शेयर करेंगे। अगर बात करी जाएगी चेनाब नदी, तो चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था, फटाफट से सभी लोग बताएंगे। तो चेनाब नदी को दोस्तों अस्किनी नाम से जाना जाता था। किस नाम से, अस्किनी नाम से चेनाब नदी को जाना जाता था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी वितस्ता, तो वितस्ता किस नदी का नाम था, तो ध्यान रखेंगे झेलम नदी का नाम क्या था, तो झेलम नदी का नाम था वितस्ता। ध्यान रखेंगे, झेलम नदी का नाम क्या था, झेलम नदी का नाम था वितस्ता। अगर बात की जाएगी सतुद्री का नाम क्या है, तो सतुद्री सतलज नदी का नाम है। ध्यान रखेंगे, सतलज नदी का नाम क्या था, सतलज था। और झेलम वितस्ता का था। और अस्किनी आपका किस नदी का नाम था, तो अस्किनी चेनाब नदी का नाम था। और आपकी एक नदी है परुसड़ी, ध्यान रखेंगे परुसड़ी। अगर बात करी जाएगी परुसड़ी किस नदी का नाम था, तो परुसड़ी जो है ये आपका रावी नदी का नाम था। किस नदी का नाम था, तो रावी नदी का नाम था परुसड़ी। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, झेलम नदी का नाम था वितस्ता, सतलज का नाम था सतुद्री, अस्किनी नाम था चेनाब नदी का, और अगर बात की जाएगी रावी नदी का क्या नाम था, तो परुसड़ी नाम था। तो यह अति महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद में अगर बात करी जाएगी तो ध्यान से देखेंगे ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया, तो ऋग्वेद में 31 नदियों का उल्लेख किया गया, 31 रिवर्स। ध्यान रखेंगे 31 नदियों का उल्लेख किया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था, छाप देंगे कमेंट सेक्शन में, अति महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था, सारनाथ, राजगृह, कपिलवस्तु या फिर श्रावस्ती। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था, बताएंगे। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था दोस्तों। कहाँ पर दिया था, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ध्यान रखेंगे।
सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और पहला उपदेश देना क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाया? गौतम बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। ध्यान रखेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। और अगर बात करी जाएगी राजगृह, तो राजगृह आपके ऑप्शन में आया है, तो राजगृह किससे संबंधित है बताएंगे कमेंट सेक्शन में छाप के। गौतम बुद्ध के से क्या संबंधित है राजगृह, ठीक है। अगर बात की जाएगी कपिल वस्तु को, तो कपिल वस्तु में गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था कपिल वस्तु में, ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाएगी कपिल वस्तु की बात करी जाएगी, सॉरी, कपिल वस्तु में गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। क्या किया था? सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। सर्वाधिक समय व्यतीत किया था, ध्यान रखेंगे, व्यतीत किया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया बताएंगे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है इनमें से कोई आपका आंसर नहीं होगा, तो ध्यान से देख लेंगे। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? तो यूनानी ग्रंथ में अगर बात की चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, ध्यान से देखेंगे। तो यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? सेंड्रोकोटस। क्या कहा गया? सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस कहा गया, ध्यान रखेंगे। और क्या कहा गया? और सेंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस कहा गया। एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सेंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस कहा गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी के चारों घूमता है, चारों ओर घूमता है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया बताएंगे? भारवी, बाराहमिहिर, आर्यभट्ट या फिर ब्रह्मगुप्त। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किसने सिद्ध किया था? तो यह बाराहमिहिर के द्वारा सिद्ध किया गया। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करी जाएगी बाराहमिहिर की, तो ये एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। क्या थे? प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। और इनकी बाराहमिहिर की पुस्तक का नाम क्या है जो कि अति महत्वपूर्ण है? बाराहमिहिर की पुस्तक का नाम क्या है जो कि अति महत्वपूर्ण है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो बाराहमिहिर की पुस्तक का नाम है बृहत संहिता। क्या है? बृहत संहिता इनकी पुस्तक का नाम है, ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसके लिए यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? तो बताएंगे फटाफट से। नागपुर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, गया अधिवेशन या फिर लाहौर अधिवेशन। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी कानपुर के कलकत्ता अधिवेशन में, अगर बात की जाएगी कानपुर के कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था, तो इसमें ब्रिटिश सरकार को दी गई एक समय सीमा समाप्त होने पर लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन किया गया था। लेकिन दोस्तों अगर बात करी जाएगी कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की, तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो ध्यान रखेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग 26, ये आपकी मांग कब की गई है बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो यह मांग जो है 31 दिसंबर 1929 को की गई है। कब? 31 दिसंबर 1929 को की गई है। डेट याद रखेंगे क्या है? 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई है। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई है। और किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और पूर्ण स्वराज दिवस, अगर बात की जाएगी पूर्ण स्वराज दिवस, आपका पूर्ण स्वराज दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाएगा? तो ये आपका 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। ध्यान रखेंगे, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। और अगर बात करी जाएगी सबसे पहले आपका जो है, ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपका
आधुनिक भारत में इतिहास में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, हम लोग ध्यान रखेंगे, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित किया गया? फटाफट से छाप देंगे सही आंसर। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग्स या फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। तो अगर बात करी जाएगी प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ, तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम कानून को लागू किया गया था, पारित किया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? फटाफट से बताएंगे। प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना या फिर भारतीय जनता को शिक्षित करना। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य, तो स्वराज शासन आंदोलन को हम लोग होम रूल लीग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इसे ही हम लोग होम रूल के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे, होम रूल आंदोलन के नाम से इसे ही हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो अगर बात करी जाएगी इसका लक्ष्य क्या था, तो इसका लक्ष्य था, होम रूल का मेन उद्देश्य था कि भारतीय का स्वयं का शासन हो। होम रूल का मतलब स्वयं का शासन हो, और स्वयं का शासन होने के कारण जो है स्वयं का शासन और नियम भारत का होना चाहिए, ऐसा एनी बेसेंट के द्वारा इस आंदोलन का उद्देश्य बताया गया। तो इसके लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपका ऑप्शन बी है, भारत के लिए स्वशासन को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सभी लोग ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में किसी भी विदेश या फिर किसी भी तरीके का स्वराज पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए, ऐसा इस प्रकार का इनका उद्देश्य था। सभी लोग ध्यान रखेंगे। एनी बेसेंट दोस्तों, अगर बात करी जाएगी एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट जो है पहली कांग्रेस की अध्यक्ष है। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है बताएंगे? पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? तो पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? फटाफट से छाप देंगे। तो पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है। और होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? आंदोलन की नेतृत्व किसने किया? साथ ही साथ में होम रूल आंदोलन के अगर बात की जाए इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो एनी बेसेंट के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम के नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम के नारे के साथ में तिरंगा ध्वज लहराया गया, तो कहाँ पर लहराया गया? आपके ऑप्शन है किसने लहराया, तो आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सन्याल या फिर सूरसेन। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों सूरसेन। सूरसेन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सूरसेन के द्वारा चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम के नारे के साथ साथ में तिरंगा ध्वज लहराया था। तिरंगा ध्वज लहराया था। सूरसेन की अगर बात करी जाएगी तो ये क्या थे? ये एक साधारण शिक्षक थे। ये एक शिक्षक थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये एक शिक्षक थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग फटाफट से आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? बताएंगे। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध, बी है प्लासी का युद्ध, सी है वांडीवास का युद्ध और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजों से पराजित हुआ। प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाएगी प्लासी का युद्ध, ठीक है, तो प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला के बीच में कब हुआ? तो ये ध्यान रखेंगे, डेट 23 जून 1757 को हुआ। कब हुआ? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। जिसमें कौन पराजित हो गया? जिसमें सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हो गया था। ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? बताएंगे। जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? भिलाई, राउरकेला,
बोकारो या फिर दुर्गापुर? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो जर्मनी के सहयोग से अगर बात करी जाएगी तो राउरकेला आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राउरकेला। तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई, ध्यान रखेंगे, राउरकेला की स्थापना करी गई। अगर बात करी जाएगी राउरकेला ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा राज्य में आपका राउरकेला संयंत्र पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उड़ीसा में। अगर बात करी जाएगी भिलाई, तो भिलाई संयंत्र कहाँ पर पड़ता है? भिलाई संयंत्र कहाँ पर पड़ता है? तो भिलाई संयंत्र की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो ये कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो है बोकारो अगर पूछा जाए कहाँ पर पड़ता है तो बोकारो जो है ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में दोस्तों पड़ता है। और ये किसके सहायता से इसका निर्माण हुआ? तो इसका निर्माण जो है सोवियत संघ की सहायता से हुआ। यूएई सोवियत संघ, सॉरी, रूस की सहायता से हुआ, सोवियत संघ की सहायता से हुआ, ध्यान रखेंगे, सोवियत संघ की सहायता से हुआ, ध्यान रखेंगे, सोवियत संघ की सहायता से बोकारो संयंत्र की स्थापना हुई। अगला है दुर्गापुर। तो दुर्गापुर कहाँ पर पड़ता है? तो दुर्गापुर ये आपका संयंत्र कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दोस्तों पड़ता है। और ये यूके की सहायता से इसका निर्माण किया गया, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की सहायता से इसका निर्माण किया गया। तो अगर दोस्तों पूछा जाएगा, आपका क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन था जर्मन के सहायता से कौन बना? तो जर्मन की सहायता से राउरकेला बना, बोकारो सोवियत संघ की सहायता से, और दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल की सहायता से बना है। और साथ ही साथ में भिलाई की अगर बात करी जाएगी तो ये भी आपका सोवियत संघ की सहायता से इसका निर्माण किया गया। तो ये कुछ प्रमुख संयंत्र और ये किस प्रदेश में है आपको याद करके जाना है अपने एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ध्यान से देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए व नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आपकी सूची है, ध्यान से देखेंगे। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और डी नंबर है दक्कन पास। तो ये किसके मध्य में है बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी दोस्तों 8 डिग्री चैनल, तो ध्यान से देखेंगे, अगर बात करी जाएगी 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनकाय के बीच में है। किसके बीच में? मालदीव व मिनकाय के बीच में है। तो पहले का आपका सेकंड हो जाएगा, आपका ए का सेकंड हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ए का आपका सेकंड हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल जो है मिनकाय व लक्षद्वीप के बीच में है। किसके बीच में? मिनकाय व लक्षद्वीप के मध्य में। तो आपका बी का हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सी नंबर है 10 डिग्री चैनल, तो ध्यान देंगे 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच में है। किसके बीच में है? आपका दक्कन पास किसमें के बीच में है देखेंगे। तो दक्कन पास जो है आपका ये लिटिल अंडमान एवं निकोबार के बीच में है। और 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच में है, ध्यान रखेंगे। तो ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 3 है। तो हम लोग ऑप्शन मैच कर लेंगे। ये आप लोग याद करके जाएंगे, अति महत्वपूर्ण है। इस तरीके के प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग तैयार करके जाएंगे। तो इसका सही एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 3, इसलिए ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग में समय में कितने घंटे का अंतराल है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या फिर आधा घंटा? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग में समय का कितने घंटे का अंतराल है? तो इसमें 2 घंटे का समय अंतराल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 2 घंटे का समय
अंतराल है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्जाम के लिए, पेट एग्जाम के लिए तो अति ही महत्वपूर्ण है। 14 नंबर है आपका प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? फटाफट से छाप देंगे। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इसका सही आंसर है 868 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर है। क्या है? 800 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 868 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग संशोधन कर लेंगे, क्योंकि अगर बात की जाएगी 868 की, तो ध्यान से देखेंगे 868 की अगर बात करी जाएगी तो ये किसका है? तो 868 ये आपका 868 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये आपका केरल राज्य का है। किस राज्य का है? केरल राज्य का है। ध्यान रखेंगे, केरल राज्य का है। ऑप्शन सी आपका सही नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी यहाँ पे देखें 11,320 वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, काफ़ी आबादी वाला, भारी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? ये किसकी आबादी का वो है? तो ये आपका दिल्ली का है। कहाँ का है? दिल्ली का है, ध्यान रखेंगे, दिल्ली का है। और अगर बात करी जाएगी 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये कहाँ का है? मिजोरम का है दोस्तों। कहाँ का है? मिजोरम का है। मिजोरम का आबादी आंकड़ा है। अगर बात की जाए 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखेंगे 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो ये चारों आप लोग याद कर लेंगे, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता एवं एकता की है? बताएंगे। निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता संस्कृति समरसता एवं एकता की है? अर्ध सघन अधिवास, सघन अधिवास, पूर्वा अर्ध छिटपुट अधिवास। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। तो अगर बात करी जाएगी संस्कृति समरसता एवं एकता की विशेषता किस अधिवास की है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वाधिवास की है। किसकी है? पूर्वाधिवास की है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, सभी दोस्त देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय नहीं है? फटाफट से छाप देंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय नहीं है? न्यूनतम सीमा अंतराल, साख की राशनिंग, परिवर्तन कोष अनुपात, प्रत्यक्ष कार्यवाही। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है, तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा परिवर्तनीय कोष अनुपात। परिवर्तनीय कोष अनुपात गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय नहीं है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ये आपका किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका आरबीआई के अंतर्गत आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत है? बताएंगे। वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 3.4%, 4.6%, 6.8% या फिर 5.8%। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.8%। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात करी जाएगी राजकोषीय घाटा वर्ष 2021-22 की दोस्तों, तो इसका कुल जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। बजट 2022-23 में केन बेतवा परियोजना के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? बताएंगे। बजट 2022-23 में केन बेतवा परियोजना के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? 1500 करोड़ रुपए, 1400 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए या फिर 1200 करोड़ रुपए। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। तो बजट 2022-23 में केन बेतवा परियोजना में जो है आपका कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो केन बेतवा परियोजना के तहत जो है 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो अगर बात करी जाएगी केन बेतवा परियोजना किससे संबंधित है,
तो ये जो है इसमें किससे संबंधित है, तो ज़मीनों की सिंचाई की सुविधा से संबंधित है। किसानों को ज़मीनों की सिंचाई की सुविधा प्रदान करी जाएगी। सिंचाई की क्या प्रदान की जाएगी, सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए आपका केन बेतवा परियोजना के तहत 1400 करोड़ रुपए जो है इसका आवंटन किया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, बताएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सार्वजनिक एवं निजी उद्योग एवं कृषि की एक साथ वृद्धि, शहर एवं ग्रामीण उद्योग का सह-अस्तित्व, या फिर ऑप्शन डी है दो अर्थव्यवस्था का मेल। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है सार्वजनिक एवं निजी उद्योग। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक एवं निजी उद्योग। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, छाप देंगे कमेंट सेक्शन में, अति महत्वपूर्ण है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, कीमती खनिज से, दलहन से, बागानी शहद से, या फिर आलू से। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों स्वर्ण क्रांति की, तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो स्वर्ण क्रांति ये आपका बागानी और शहद उत्पादन से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह क्रांति कब स्टार्ट हुई, तो 1991 में, 1991 में यह शुरू हुई। कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। अगर बात करी जाएगी हरित क्रांति की, तो बताएंगे हरित क्रांति का संबंध किससे है, छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध जो है फूड प्रोडक्शन से है, फूड प्रोडक्शन से है दोस्तों। फूड प्रोडक्शन की अगर बात करी जाएगी तो खाद्यान्न उत्पादन से है। अगर बात करी जाएगी ग्रे क्रांति ध्यान रखेंगे, ग्रे क्रांति का संबंध किससे है, इसे धूसर क्रांति के नाम से जानते हैं, तो उर्वरक के उत्पादन से। किसके उत्पादन से, उर्वरक के उत्पादन से इसका संबंध है। अगर बात की जाएगी गुलाबी क्रांति, कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका प्याज से है। किस के उत्पादन से, प्याज के उत्पादन से, और साथ ही साथ में झींगा मछली के उत्पादन से इसका संबंध है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्याज से और झींगा मछली के उत्पादन से। और गोल क्रांति की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू के उत्पादन से है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, आलू के उत्पादन से। और साथ ही साथ में अगर पूछा जाए आपसे रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो रजत क्रांति का संबंध किससे, फटाफट से बताएंगे। तो रजत क्रांति का संबंध जो है अंडा उत्पादन से है। किससे है, अंडा उत्पादन से है, अंडा उत्पादन से। अगर बात की जाएगी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आप लोग ध्यान से सुन लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। अगर पूछा जाए पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से है। अगर पूछा जाए नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। अगर पूछा जाए काली क्रांति का संबंध किससे है, तो काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम के उत्पादन से है। दोस्तों अगर क्रांतियों से रिलेटेड अगर आप महत्वपूर्ण भारत की क्रांतियां जो हुई हैं कृषि से संबंधित, अगर इसकी आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। और साथ ही साथ में लास्ट में इंड स्क्रीन पर भी आपको इसका लिंक मिलेगा, आप लोग उसे अवश्य देखेंगे, क्योंकि क्रांतियों से रिलेटेड हर एक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वह क्लास, तो आप लोग उसे ज़रूर विजिट करेंगे। लास्ट में आपको इंड स्क्रीन में ही मिल जाएगा, और साथ ही साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिलेगा। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखेंगे, और इसे मैं कमेंट बॉक्स में भी लास्ट में इसके लिंक को दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसे ज़रूर देखेंगे। और साथ ही साथ में अगर पूछा जाए ग्रे क्रांति का, तो इसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से। तो ये क्रांतियों से रिलेटेड अगर आप वीडियो एकदम डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ में लास्ट में आपको बिल्कुल इंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा इसकी लिंक, तो सभी लोग अवश्य देखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, फटाफट से बताएंगे। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका, या फिर 7वीं अनुसूची। तो सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 51 का या फिर अनुच्छेद 56? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण और साथ ही साथ में वन्य जीव और वन्य झील और नदियां हैं, इनकी रक्षा एवं संवर्धन करना, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित सरकारी आयोग में कौन सदस्य शामिल थे? बताएंगे। केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित सरकारी आयोग में कौन सदस्य शामिल थे? कौन सदस्य शामिल थे बताएंगे। HR गोखले, B शिवरमन, SR सेन या फिर BP साठे? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में, तो फटाफट से आप सभी लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर बात करी जाएगी, बताएंगे, सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी केंद्रीय राज्य संबंधों की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था? तो अगर बात की जाएगी तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा B शिवरमन। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा B शिवरमन। ठीक है, ध्यान रखेंगे B शिवरमन। और अगर आप लोग देखेंगे B शिवरमन हो गए, SR सेन थे, और कौन थे इसमें? तो SR सेन थे और साथ ही साथ में रामा सुब्रमण्यम थे। तो ये लोग इसमें थे, सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग देखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर बात की जाएगी केंद्रीय राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित सरकारी आयोग के कौन सदस्य शामिल थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। तो आप केवल 2 और 3 आपका हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के आधुनिक जिला प्रशासन का अध्याय निम्नलिखित में से किसके समय से प्रारंभ माना जाता है? बताएंगे। आधुनिक जिला प्रशासन का अध्याय किसके समय से प्रारंभ माना जाता है? लॉर्ड लिटन, मॉन्टेग्यू, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलेक्टर पद का सृजन किया गया। किस पद का? कलेक्टर पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। और वारेन हेस्टिंग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब करी गई? वर्ष 1962, वर्ष 1972, वर्ष 1869 या फिर वर्ष 1762? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात की जाएगी सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1962 में की गई। कहाँ पर की गई बताएंगे। तो सबसे पहले 1862 में स्थापना कहाँ पर की गई है बताएंगे। तो सबसे पहले 1862 में इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुई। कहाँ पर हुई ध्यान रखेंगे। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, स्थानों के नाम ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था बताएंगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बैबेज, आइजैक न्यूटन या फिर जॉन एडम्स? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, तो गुरुत्वाकर्षण की अगर बात करी जाएगी तो इसकी खोज आइजैक न्यूटन ने की। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज की। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है बताएंगे। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है बताएंगे। सोना, एल्युमिनियम, चांदी या फिर आयरन? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तन्य धातु वह होती है जो कि किसी धातु को
खींचने की क्षमता जो है वह तन्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। तो सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है? सोना की है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर का तार खींचा जा सकता है? तो 1 ग्राम सोने से मात्र 2 किलोमीटर का तार खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा तन्यता किस में है? सोना में है। और अगर बात कीजिए कि चांदी की, तो चांदी आपका 100 ग्राम चांदी से 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या निर्माण होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट को हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं दोस्तों। जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ध्यान से सुनेंगे। पेप्टाइडोग्लाइकेन की एकलक इकाई बनी है फ्रक्टोज से, ग्लूकोज से, एन एसिटाइल ग्लूसेमिक अम्ल से, या फिर एमिनो एसिड तथा शर्करा से। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। अगर बात की जाएगी पेप्टाइडोग्लाइकेन की एकलक इकाई किससे बनी हुई है? तो इसकी एकलक इकाई की अगर बात करी जाएगी तो ये आपका एमिनो एसिड तथा शर्करा से बनी हुई है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेप्टाइडोग्लाइकेन किससे बनी हुई है? तो एमिनो एसिड तथा शर्करा की एकलक इकाइयों से निर्मित है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखेंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यकृत, तंत्रिका कोशिका, हृदय कोशिका, या फिर माइकोप्लाज्मा। अगर बात की जाएगी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका है। ध्यान रखेंगे। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। इसे किस नाम से जाना जाता है? न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। और इस कोशिका में जो आपका पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती है सबसे कम होती है, क्योंकि इसका पुनरुद्भव नहीं होता है। अगर बात की जाएगी तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन भी नहीं होता है। कोशिका विभाजन भी नहीं होता है। ध्यान रखेंगे। तो इसमें नई सेलों का निर्माण नहीं होता। जब तक कोशिका विभाजन आपका किसी कोशिका के अंदर नहीं होता है तब तक उसमें नई कोशिका का निर्माण नहीं हो सकता है। ध्यान रखेंगे। अगला जो है प्रश्न उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व विरासत स्थल। ध्यान रखेंगे। अति महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्जाम को लेकर। तो सभी दोस्त फटाफट से बताएंगे। विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? बताएंगे। बेसिलिका, यहाँ पर आप लोग ध्यान दे लेंगे। यहाँ पे बेसिलिका टाइप हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है? बेसिलिका है। ठीक है, बेसिलिका है दोस्तों। ध्यान रखेंगे। बेसिलिका। तो अगर बात की जाएगी बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, या फिर केरल। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में स्थित है बेसिलिका ऑफ बोम जीसस। अगर आप बात की जाएगी बेसिलिका ऑफ बोम जीसस ये है क्या? तो ये आपका एक गिरजाघर है। गिरजाघर है। ध्यान रखेंगे। क्या है? गिरजाघर है। गिरजाघर किसे कहते हैं? तो ईसाइयों के पूजा स्थल को गिरजाघर कहते हैं सभी दोस्त। ध्यान रखेंगे। और इस गिरजाघर में किसकी शरीर रखा हुआ है? किसकी मतलब किसका पार्थिव शरीर रखा हुआ है? तो सेंट फ्रांसिस जेवियर की रखी हुई है। कब्र रखी है, बनी हुई है। ध्यान रखेंगे। सेंट फ्रांसिस जेवियर, सेंट फ्रांसिस जेवियर की क्या रखी हुई है? तो जेवियर की मृत शरीर रखा हुआ है। ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी यह जो है विश्व के विरासत स्थल में 1886 में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सरोद वादक नहीं है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सरोद वादक नहीं है? तो अल्लाह रखा खान इसमें से एक सरोद वादक नहीं है। ध्यान रखेंगे। अल्लाह रखा खान इसमें सरोद वादक नहीं है। बाकी आपके अली अहमद खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, ये क्या हैं? तो ये आपका सरोद वादक हैं। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला बताएंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन
से सुमेलित नहीं है? बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अगर बात करी जाएगी बिहू, तो बिहू असम राज्य का क्या है? बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है, एकदम करेक्ट बात है, ध्यान रखेंगे। घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है, एकदम करेक्ट आंसर है। लेकिन दोस्तों भांगड़ा जो है, भांगड़ा आपका केरल का नहीं है, भांगड़ा आपका केरल का नहीं है। भांगड़ा किस राज्य का है? तो भांगड़ा ये आपका पंजाब राज्य का लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। पंजाब का लोक नृत्य क्या है? भांगड़ा। लावड़ी महाराष्ट्र का है, ये भी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। लावड़ी महाराष्ट्र का है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। तो आपका इसमें एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 3। क्या हो जाएगा? केवल 3। आपका ऑप्शन जो है ये गलत है, बाकी आपके सही है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? मेनका गांधी, नाथूराम गोडसे, राहुल गांधी या फिर तुषार गांधी? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तुषार गांधी हैं दोस्तों, तुषार गांधी। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तुषार गांधी की बात करी जाएगी तो ये महात्मा गांधी के परपोते हैं, ठीक है। किसके परपोते हैं? तो महात्मा गांधी के परपोते हैं, महात्मा गांधी के परपोते हैं। अगर बात करी जाएगी यहाँ पर पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है लेट्स किल गांधी। तो गांधी जी को किसने गोली मारी थी? नाथूराम गोडसे, नाम याद रखेंगे, नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने इन्हें कब गोली मारी थी? तो डेट भी याद कर लेंगे, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी। तो उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। अभियंता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? बताएंगे अभियंता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाता है? तो कल जो आपका कौन सा दिवस मनाया गया था, ध्यान रखेंगे। कल आपका कौन सा दिवस मनाया गया था? तो कल आपकी कितनी तारीख थी? तो सभी को पता है कल था 15 सितंबर दोस्तों। क्या था? कल था 15 सितंबर। और 15 सितंबर को क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है अभियंता दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? अभियंता दिवस। अभियंता दिवस। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? इंजीनियर दिवस। क्या कहते हैं? इंजीनियर दिवस कहते हैं। और 15 सितंबर को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष अभियंता दिवस मनाया जाता है। और कल मनाया गया था आपका, कल आपका 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो अभियंता दिवस मनाया गया था। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग फटाफट से आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। तो अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा है? बताएंगे महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा है? फटाफट से छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो महिलाओं के लिए ओलंपिक में सबसे पहले कौन सा खेल शुरू किया गया था? गोल्फ। कौन सा खेल शुरू किया गया था? गोल्फ खेल शुरू किया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी ओलंपिक की दोस्तों, तो ओलंपिक की अगर बात करी जाएगी तो ओलंपिक आपका कितने वर्षों के बाद इसका आयोजन किया जाता है? तो प्रति 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, प्रति 4 वर्षों के बाद, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा संस्थान सबसे पहले स्थापित हुआ? बताएंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा संस्थान सबसे पहले स्थापित हुआ? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी कानपुर? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईआईटी रुड़की ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वर्तमान समय में भारत के उत्तराखंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1847 में इसकी स्थापना हुई आईआईटी रुड़की की। आईआईटी रुड़की की स्थापना कब हुई? 1847 में। दोस्तों अगर बात की जाएगी आईआईटी रुड़की के द्वारा अभी हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया?
किसान ऐप। तो किसान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? IIT रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया। मौसम संबंधी जानकारी को बताने के लिए, मौसम संबंधी जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? किसान ऐप। अगर बात की जाएगी अभी हाल ही में भारत मतलब IIT संस्थान भारत के बाहर किस देश में स्थापित करी गई है? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बाहर पहली IIT की स्थापना की जाएगी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत की पहली IIT संस्थान जो कि भारत के बाहर स्थापित होगी तो कौन सी है? किस देश में होगी? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात में होगी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो कौन है? नेल्सन मंडेला, लॉर्ड माउंटबेटन, शेख मुजीबुर रहमान या फिर मदर टेरेसा? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो कौन सा व्यक्ति है जिसे भारतीय ना होने पर भी भारत रत्न सम्मान मिला? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ये कहाँ के निवासी थे? तो ये अफ्रीका के निवासी थे। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के निवासी थे और इन्हें वर्ष 1990 में भारत रत्न सम्मान दिया गया। कौन सा सम्मान? भारत रत्न सम्मान दिया गया। दोस्तों अगर बात करी जाएगी भारत रत्न सम्मान कब से स्टार्ट हुआ? तो 1954 से आपका भारत रत्न सम्मान स्टार्ट हुआ। सबसे पहले किसे मिला? तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। किसे मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। और अगर बात की जाएगी सबसे पहले किस महिला को दिया गया? तो सबसे पहले भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मिला। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, सबसे पहले किसे मिला? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मिला। अगर बात की जाएगी भारत रत्न सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक क्षेत्र एवं खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर से सुनेंगे, भारत रत्न सम्मान कला, साहित्य, संस्कृति और सार्वजनिक क्षेत्र एवं खेल के क्षेत्रों में दिया जाता है। ये प्रश्न सभी आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो एक बार अच्छे से तैयार करके जाएंगे। और हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं यूपी TSSC पेट एग्जाम में सामान्य ज्ञान में 50 नंबर को लाने के लिए एक एकदम मैराथन क्लास लाने वाले, जिसमें 500 प्रश्नों को एक साथ हम कराने वाले हैं। तो आप सभी लोग उस क्लास से अवश्य जुड़ेंगे। वह क्लास आपको संडे को आएगी। कब आएगी? रविवार को रात 8 बजे आएगी। तो सभी लोग अवश्य जुड़ेंगे, ठीक है? तो सभी को अवश्य जुड़ना है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, कुलदीप नैयर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी इंडिया विंस फ्रीडम, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे? तो यह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? पहले शिक्षा मंत्री थे। दोस्तों अगर बात की जाएगी स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? बताएंगे फटाफट से। जिम्नास्टिक, कुश्ती, निशानेबाजी या फिर बैडमिंटन? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी अभिनव बिंद्रा की, तो अभिनव बिंद्रा इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से इनका संबंध है। ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी बीजिंग ओलंपिक 2008 में, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? फटाफट से छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, स्वर्ण पदक जीता था। किसने जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोग देखते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। अब जो प्रश्न आपके आने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, तो फटाफट से आप लोग इनके आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की अन्ना काबले दूबा ने एस्टर गार्जियन ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो किस देश से हैं अन्ना काबले दूबा जिन्होंने एस्टर गार्जियन ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है केन्या। तो केन्या देश की निवासी अन्ना काबले दूबा ने तो अपने समुदाय में महिलाओं के जो पुरानी प्रथाएं हैं, महिला जनांग विकृति है, इसके खिलाफ जो है इन्होंने अपना कदम उठाया और इसके समर्थन में अभियान चलाने के लिए इन्हें एस्टर
ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड दिया गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, वैश्विक सुरक्षा पहल GSI किस देश ने पेश किया है, बताएंगे। वैश्विक सुरक्षा पहल GSI किस देश के द्वारा पेश की गई है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चाइना, अमेरिका, रूस या फिर भारत। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है चाइना दोस्तों। तो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा पेश किया गया है, ध्यान रखेंगे। शी जिनपिंग के द्वारा, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा पेश किया गया है वैश्विक सुरक्षा पहल ग्लोबल सिक्योरिटी इंटीग्रेटिव पेश किया गया है। तो चीन की अगर बात की जाएगी तो इसकी राजधानी क्या है, बीजिंग है चाइना की राजधानी दोस्तों, बीजिंग है चाइना की राजधानी। अगर बात की जाएगी रेमनबी, तो रेमनबी इसकी मुद्रा है, रेमनबी युआन क्या है, इसकी मुद्रा है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, मई 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आपके ऑप्शन है गरिमा वर्मा, माला अडीगा, तरुण छाबा या फिर नंद मूलचंदानी। तो किसके द्वारा अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी में पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं बताएंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है नंद मूलचंदानी। ये भारतीय मूल के हैं, ध्यान रखेंगे, इंडियन है, भारतीय मूल के हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो इन्हें CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही में किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता है, बताएंगे। तो 75वें संतोष ट्रॉफी 2021-22 को किसके द्वारा जीता गया? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है केरल राज्य के द्वारा जीता गया। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो ब्राज़ील में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो भारत पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किस स्थान पर रहा है? 9वें स्थान पर रहा है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है बताएंगे। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG ने फास्ट पेट्रोल वेसल कमला देवी का शुभारंभ कहाँ पर किया है, बताएंगे। तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG ने फास्ट पेट्रोल वेसल FPV कमला देवी का शुभारंभ कहाँ पर किया है? कोच्चि में, पुदुचेरी में, मुंबई में या फिर पश्चिम बंगाल में? सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया गया, बताएंगे। तो प्रतिवर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कहाँ पर मनाया गया है, बताएंगे। तो ये जो है आपका कहाँ पर मनाया गया है? तो ये आपका कब मनाया गया है आपको बताना है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 5 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है। और 2022 में भी यह कब मनाया गया? तो 5 मई को मनाया गया 2022 में। तो ये आपका हाथों की स्वच्छता के लिए, साथ ही साथ में संक्रमण के रोकथाम के लिए इसे मनाया गया। और इसे कब से मनाया जा रहा है? तो सन 2009 में 9 से इसे स्टार्ट किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेज़बानी किस देश ने की है, बताएंगे। 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेज़बानी किस देश ने की है? इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया या फिर कनाडा? सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो इसकी मेज़बानी दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। किसके द्वारा मेज़बानी की गई? दक्षिण कोरिया के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं, फटाफट से बताएंगे। कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो हाल ही में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने
विधानसभा क्षेत्र रखे हैं, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है 90 विधानसभा क्षेत्र। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, ध्यान रखेंगे, जिसमें से अगर ध्यान देंगे 43 जो हैं जम्मू के हैं, 43 कहाँ के हैं, जम्मू के हैं, और साथ ही साथ में 47 कहाँ के हैं, तो 47 आपके कश्मीर क्षेत्र के हैं। 2 क्षेत्र में डिवाइड है, 43 जो है विधानसभा क्षेत्र जम्मू के हैं और 47 कश्मीर के हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसे ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो 26वीं बार फतेह करने वाली महिला कौन है, बताएंगे, कमेंट सेक्शन में छापेंगे। कामी, रीता शेरपा, तासी यामजोम, या फिर बलजीत कौर, या फिर प्रियंका मोहित। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा नेपाल की रहने वाली कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा ने विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके एक नया जो है कीर्तिमान रचा है। ये कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, तो ये कितनी बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो 26वीं बार इस बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और इस तरीके से इन्होंने जो है नेपाली शेरपा का रिकॉर्ड तोड़ा। किसका रिकॉर्ड तोड़ा, नेपाली शेरपा का रिकॉर्ड तोड़ा है, ध्यान रखेंगे। तो इनका विश्व रिकॉर्ड इनके नाम पर यह दर्ज हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर है। कितनी है, 8848 मीटर है इसकी ऊंचाई, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को किसने फतेह किया, कामी रीता शेरपा हैं, ध्यान रखेंगे, ये नेपाल की रहने वाली है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। आप लोग लास्ट तक बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन आप लोग 8 बजे, ध्यान रखेंगे, प्रतिदिन आप शाम को 8 बजे लाइव क्लास से अवश्य जुड़ेंगे। अगर आप यूपी तपलसी पेट एग्ज़ाम में जीके पार्ट में, जीके के 50 नंबर के पार्ट में अगर आप 50 नंबर का स्कोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारे लाइव सेशन से अवश्य जुड़ेंगे। और लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को, और बोल उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।